सोचो क्या होगा जब लोग आपसे डरने लग जाएं, इसलिए क्योंकि आप सबसे ज्यादा बड़े हैं। सभी लोग देखें आपको हैवान की तरह जो कुछ डिजर्व नहीं करता सिवाय हेट के। तो क्या वो लोगों की हेट की वजह से वही हैवान बन जाएगा जो लोग उसे समझते हैं। कहानी स्कूल से शुरू होती है और ये स्कूल डिवाइडेड थे। एक तरफ था लड़कियों का स्कूल और दूसरी तरफ था लड़कों का। फिर हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को जिसका नाम था रेंतारो, जो लास्ट बेंच में बैठ के सोच रहा होता है कि आखिर उन पर्दों के पीछे की दुनिया कैसी होगी। और वो ये भी सोचता है काश कोई भी मेरे पास कभी न आए। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ दो बड़े लड़के हाई स्कूल के लड़के को बुली कर रहे थे। वो तीनों बच्चे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि धक्का तो आपने दिया था, वो भी जानबूझकर। पर वो दोनों उनकी बात नहीं सुनते और वो उन पे रोब झाड़ते हुए बोलते हैं माफी मांग लो क्योंकि गलती तुम्हारी है। वो तीनों डरे हुए थे क्योंकि वो उनसे छोटे थे और वो माफी भी नहीं मांगना चाहते थे। वो बड़े लड़के बोलते हैं तुम चितोरी हाई स्कूल से हो ना, तो तुम्हारे स्कूल का एक लड़का है जिसके बाल ब्रॉड है, जिसने हमारे जूनियर से पैसा लिया था जो उसने अभी तक नहीं दिया, तो अब वो तुम दोगे। वो तीनों हैरान होते हैं कहीं ये रेंतारो की तो बात नहीं कर रहे। तभी वहां रेंतारो भी आ जाता है। वो उन दोनों लड़कों के पीछे ही खड़ा था। वो सीरियस और डीप आवाज में कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैंने सुना है कि तुमने मेरा नाम लिया। तभी वो लड़के डर के भागने लगते हैं जैसे कि उन्हें मौत ही दिख गई हो, जबकि रेंतारो ने कुछ भी किया ही नहीं था। वो तो सिर्फ पूछ रहा था क्या उन्हें उनसे कुछ काम है या फिर नहीं। तब उसके दोस्त बोलते हैं तुमने तो कमाल ही कर दिया, हम जब भी तुम्हारा नाम लेते हैं लोग तो अपने आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन रेंतारो कहता है मेरा नाम इस तरह यूज करना बंद करो, तुम्हें ऐसे दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। तब वो उस पे भड़क के बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है दूसरे लोगों को परेशान करने से, बल्कि परेशान तो तुमने हमें कर रखा है क्योंकि वो तुमसे लड़ते नहीं और फंस जाते हैं हम, और तुम चाहते हो हम तुम्हारा नाम यूज भी ना करें। तब वो बोलता है ठीक है आप शांत भी हो जाओ। फिर रेंतारो पिछले रात के बारे में बताता है। वो कहता है मुझे अच्छे से तो नहीं पता, शायद एक लड़का था जिसने अपने गर्लफ्रेंड पे चीट किया था। अब मैं श्योर तो नहीं हूँ उसने चीट ही किया था या उस लड़की ने गलत समझ लिया। खैर जो भी हो मुझे बुरा लगा जब वो उसे चांटा मार के चली गई। वो सही था या फिर गलत मुझे नहीं पता, मैं तो बस उसकी मदद करने गया था। पहले तो वो बस उदास था लेकिन मुझे देखने के बाद वो तो पूरा सफेद पड़ गया जैसे कि मैं उसे मारने आया हूँ। फिर वो वहां से भाग गया बिना पीछे देखे। तब उसामी बोलता है बुरा मत मानना, अगर उसकी जगह कोई भी होता वो भी डर जाता। तुम जरा सोच के देखो सुनसान रात में रेंतारो जैसा आदमी उसके सामने आ जाए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर हम तुम्हारे दोस्त हैं तो हमें पता है तुम असली में बुरे नहीं हो। अगर मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता तो तुम्हें देख के मेरी भी हालत खराब हो जाती। इस पे रेंतारो कोई भी बहस नहीं करता। वो कहता है हाँ ये सब मेरी गलती है, मुझे उस आदमी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। वो जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें मिल जाती हैं गेगे स्कूल की लड़कियां। पहले तो वो हंस रही होती हैं लेकिन उन्हें देखते ही उनका मुंह उतर जाता है। ये बस रेंतारो की वजह से नहीं था, वो ऐसा मुंह बना रही थी उन लड़कों को देखकर। वो मुंह नीचे करके वहां से जाने लग जाती हैं। तब उनमें से एक लड़के का रुमाल गिर जाता है। तब ओसामी उठा के उनसे बोलता है तुम्हारा रुमाल गिर गया। तब वो लड़की कहती है अब तुमने इसे हाथ लगा दिया तो अब मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे फेंक सकते हो। ये बोलकर वो लड़की वहां से चली जाती है पर ओसामी इस बात को मजाक में उड़ा देता है। वो कहता है लगता है वो मेरे लुक को देखकर शर्मा गई। लेकिन रेंतारो के दिमाग में वही बात चल रही थी, ये अभी भी हमसे चिढ़ते हैं, आखिर क्यों न चिढ़े। ये गीगी स्कूल के प्रिंसेस है और हम चितोरी स्कूल के बेवकूफ, तो इनके पास पूरा रीजन है हमें हेट करने का। रेंतारो की यही कमी थी, उसे लगता था सारी गलती उसी की है और वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ही ले लेता है। और वो जानता था वैसे भी अगर ये स्कूल में नहीं होता तब भी वो लड़की उससे बात नहीं करती। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों स्कूल का इतिहास। गीगी स्कूल में बस अमीर लड़कियां पढ़ती हैं और वो चितोरी स्कूल के लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं, सही में बहुत ही ज्यादा। और वो इन्हें इस नजर से देखती हैं जैसे कि वो इनकी नौकर के भी नौकर हों। बात तो ये है
इनके स्कूल में उनके नौकर भी पढ़ने न जाएं। और रिंतारो उनकी सोच को गलत भी नहीं मानता, क्योंकि ये एक पब्लिक स्कूल है और ये भरा पड़ा है पागलों से जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। तब रिंतारो कहता है, हमारा स्कूल आमने सामने है, पर मैंने आज तक नहीं देखा उनकी क्लास कैसे लगती है, क्योंकि वो अपने पर्दे कभी हटाते ही नहीं, मानो हम इतना भी डिजर्व नहीं करते कि उनकी क्लास भी देख सके। फिर से उसके दिमाग में चलने लग जाता है, आखिर उस पर्दे के पीछे की दुनिया कैसी होगी। फिर वो कहता है, खैर जब मैं यहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मुझे इन सब के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। तब ओसामी उससे कहता है, तुम आज खेलने नहीं चलोगे? पर वो मना कर देता है। वो कहता है, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। तब ओसामी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या तेरी भी कोई गर्लफ्रेंड है जो तू हमें इग्नोर करने लग गया? पर वो उसे डांट के चुप करा देता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सच में नहीं थी, बल्कि ये मैसेज उसकी मॉम का था, जो चाहती थी वो आज घर जल्दी आ जाए ताकि वो उसकी शॉप को संभाल सके। पर अफसोस उसे लेट हो जाता है और बारिश में उसे भीग के जाना पड़ता है। वो अपनी मॉम से माफी मांगता है लेट होने के लिए, लेकिन एक चीज उसे समझ में नहीं आती। वो कहता है, आप मुझे यहाँ पे काम पे क्यों लगा रही हो? आपको पता है ना मैं कस्टमर को डरा के भगा सकता हूँ। तब उसकी मॉम बोलती है, चिंता मत करो, अभी बस दुकान में एक ही कस्टमर है, और वैसे भी बाहर बारिश इतनी हो रही है कि कोई आएगा ही नहीं। अगर मैं कर सकती तो दुकान खुद ही संभाल लेती, पर मुझे कल की बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, इसलिए सॉरी, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। रिंतारो बेचारा मॉम का मारा उनकी बात कैसे टालता, तो वो मान जाता है। उसने आज तक स्कूल में भी नहीं बताया उसकी केक की दुकान है, और ना ही उसे ये करना पसंद है, तो वो विश करता है कोई इधर न आ जाए। तब वो देखता है किसी कस्टमर का छाता पड़ा है। तब उसे याद आता है उसकी मॉम ने कहा था एक कस्टमर अभी भी दुकान में है। फिर वो देखता है आखिर कस्टमर कौन है, कहीं उसे कुछ चाहिए तो नहीं। तब वहां पर वो देखता है एक लड़की को जो दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट थी। वो केक को ऐसे खा रही थी जैसे उसे केक से बहुत ज्यादा लगाव हो। जैसे ही उस लड़की को लगता है उसे कोई देख रहा है, उसका मुंह शर्म के मारे लाल हो जाता है, यहाँ तक कि केक उसके गले में अटक जाता है। तब रिंतारो जल्दी जाता है पानी लेने के लिए। फिर वो लड़की उससे माफी मांगती है, मुझे माफ करना, ये मेरी गलती थी। तब वो सोचता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये लड़की कितनी छोटी सी है और प्यारी सी है, और ये इतना सारा खाना खा लेती है, मैं तो इतना भी नहीं खा सकता। फिर वो कहता है शायद ये मिडिल स्कूल में होगी, क्योंकि ये दिखने में काफी यंग है। फिर वो लड़की अपना बैग लेती है और अपना मुंह छुपा के वहां से भाग जाती है। तभी रिंतारो अपने मन में कहता है, मैंने उस बेचारे को डरा दिया। फिर ये बात वो अपनी मॉम को बताता है। तब उसकी मॉम बोलती है, जरूर वो आयशा होगी। रिंतारो कहता है, आयशा? क्या आप उसे जानती हो, वरना आपको उसका नाम कैसे पता? तब वो कहती है, वो ऐसी वैसी कस्टमर नहीं है, वो महीने में काफी बार आती है। फिर वो मुंह लटका लेता है, वो रेगुलर कस्टमर थी। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम मेरे कस्टमर के ऊपर लाइन तो नहीं मारने का सोच रहे? फिर वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे देखकर यहाँ से भाग गई थी, तो मुझे बुरा लग रहा है। आपका एक कस्टमर कम हो गया, वो भी रेगुलर कस्टमर। फिर वो हर बार की तरह खुद को ब्लेम करने लग जाता है, मुझे इस दुकान में आना ही नहीं चाहिए था, मैं सब कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। पर उसकी माम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर वो कहती है, तुम हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर लेना बंद करो, मैं आयशा को जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है जो लोगों को बस जज करे उसके लुक्स की वजह से। और वैसे भी अगर उसने आना बंद भी कर दिया, फिर मैं उसे इतना टेस्टी केक खिलाऊंगी कि उसे मजबूर होना पड़ेगा वापस आने के लिए। लेकिन रिंतारो के दिमाग में से वो लड़की निकल ही नहीं रही थी। वो कहता है, वो कितनी डरी हुई थी और मेरी वजह से मेरी मॉम का नुकसान हो गया, मुझे किसी भी तरह से उससे माफी मांगनी होगी। पर मैं ऐसा करूंगा कैसे? हाँ, मैं सारे मिडिल स्कूल में जाके लड़कियों से पूछ सकता हूँ और उसके बारे में जान सकता हूँ। अगर मैं वहां गया, कहीं उन्हें ऐसा न लगे मैं छोटी लड़कियों को छेड़ने आया हूँ, और वैसे भी मेरे लुक्स ऐसे हैं, पक्का उन्हें लगेगा मैं कोई लफंगा हूँ। आखिर मैं उससे माफी मांगू तो मांगू कैसे? तब ओसामी उसके पास फिर से आता है और कहता है, तुम कहाँ खोए हुए हो, चलो बैठ के लंच करते हैं। पर हर बार की तरह रिंतारो उसको मना कर देता है। ओसामी कहता है, ये हमारा दोस्त तो है, पर हमारे बीच में
हमेशा से एक पिलर है, वो कोई भी चीज हमसे खुल के शेयर नहीं करता। फिर वो घर जाके आराम से मांगा पड़ रहा होता है, तभी उसकी मॉम आती है उसके रूम में भागते हुए और वो कहती है एक इमरजेंसी है, तुमसे आयशा मिलने आई है। रिंतारो को यकीन नहीं होता, उससे मिलने आई है। जब वो नीचे जाके देखता है तो आयशा बहुत ज्यादा नर्वस होती है। वो कहती है इससे पहले मैं बोलना शुरू करूं, मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ। फिर वो उसी की दुकान में उसी को ट्रीट देने लगती है। उसे यकीन नहीं होता आखिर ये बच्ची मुझे ट्रीट क्यों दे रही है। कहीं इसे ऐसा तो नहीं लगता मैं कोई लफंगा हूँ और अगर इसने ट्रीट नहीं दी तो मैं इसे परेशान करूंगा। इससे पहले वो कुछ और सोचता, वो उससे माफी मांग लेती है और कहती है मैं तुम्हें ये केक देना चाहती हूँ ऐसा अपॉलॉजी। वो कहता है मैं ये नहीं ले सकता। फिर वो देखता है उसके मुंह में तो खुद ही पानी आ रहा है, मतलब ये केक उसने गिफ्ट तो दिया है पर उसे खुद भी खाना है। फिर वो कहता है ये केक तुम खा सकती हो। वो मना करती है ये तुम्हारे लिए है। फिर वो कहता है मेरी तो केक की ही दुकान है, मैं कभी भी खा सकता हूँ, तो ये तुम ही खा लो। उसे शर्म आ रही थी लेकिन केक आयशा की वीकनेस थी। फिर वो मजे से केक खाने लग जाती है। कल तुम यही सोच रहे थे ना मैं एक लड़की होने के बावजूद इतना ज्यादा केक कैसे खा सकती हूँ। कल शॉप में मैं अकेली थी और बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा तो केक में कोई चैलेंज कर लेते हैं और यही रीजन था कि उसने ज्यादा केक खाया। फिर वो बीच में रुकते हुए बोलती है मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं, मेरा नाम है कारुको आयशा। फिर वो अपना नाम बताता है मेरा नाम है रिंतारो। तब वो उसका नाम रिपीट करती है अच्छा ये है तुम्हारा नाम रिंतारो। रिंतारो को समझ में नहीं आता कि ये लड़की मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहती है, आखिर कोई भी मेरे बारे में क्यों जानना चाहेगा। फिर आयशा धीरे से बोलती है फाइनली मुझे तुम्हारा नाम पता ही चल गया। रिंतारो कहता है फाइनली से तुम्हारा मतलब क्या है। तभी ये सुन के वो ब्लश करने लग जाती है। दरअसल आयशा को ये बात अपने मन में बोलनी थी पर गलती से उसके मुंह से निकल गई। फिर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मेरा मतलब ये था मैंने तुम्हें यहाँ बहुत बार देखा है, तुम यहाँ पर काम करते हो है ना, तभी मैंने ऐसा बोला। फाइनली मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया। पर वो कुछ तो छुपा रही थी और यही चीज रेंतारो पकड़ नहीं पाता। उसे लगता है ये सच ही बोल रही होगी। फिर वो उससे कहता है मैंने तो तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा तो तुमने मुझे कैसे देख लिया। इससे पहले वो कुछ और बोल पाता एक क्वेश्चन उसके दिमाग में फिर से हिट करता है तुम अगर मुझे पहले से देख चुकी हो तो कल रात को तुम क्यों भागी, मुझे लगा तुम मुझसे डर के भागी थी। फिर वो समझाने की कोशिश करती है ऐसा तुमसे किसने कहा, मैं तो डर के बिल्कुल नहीं भागी थी। इससे उसका चेहरा लाल हो चुका था। फिर वो कहती है मुझे शर्म आती है जब कोई लड़का मुझे खाते हुए देखता है और तुम पहले थे जो मुझे इस तरह खाते हुए देख रहे थे और तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा खा रही थी। ये सोच के ही मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है और इसलिए मैं वहां से भागी थी। लेकिन रेंतारो को कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर मुझे देख के ये शर्माए क्यों। नॉर्मली लोग मुझे देख के डरते हैं और डरते नहीं तो ऐसे देखते हैं जैसे मैं धरती पे बोझ हूँ। खास करके लड़कियां, मेरे जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसने मुझे कभी अच्छे से देखा भी हो, पर ये लड़की कुछ अजीब है। फिर वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वैसे भी उसे लड़कियों से बात करने का अनुभव नहीं है, लड़कियां तो छोड़ो उसे किसी से भी बात करने का अनुभव नहीं है। फिर वो कहता है बहुत रात हो चुकी है अब तुम्हें घर जाना चाहिए, क्या मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूं। पर वो मना कर देती है मैं घर खुद चली जाऊंगी और क्या मैं ये केक ले जा सकती हूँ। फिर वो वहां से जाने लग जाती है और वो कहता है स्टेशन पास में ही है तुम ध्यान से जाना। फिर वो पीछे मुड़ के उसे स्माइल पास करते हुए कहती है ये मत सोचना मैं इसलिए भागी थी कि मैं तुमसे डर गई थी, वो रीजन बिल्कुल नहीं था। उसकी स्माइल देखकर वो बता सकता था वो झूठ नहीं बोल रही। फिर वो वहां से चली जाती है लेकिन दो लड़के आयशा को ही देख रहे थे। लेकिन रेंतारो अपने अंधेरे कमरे में जाके बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आता आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर वो लड़की उससे डर क्यों नहीं रही। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है लोग उससे तब से डरते थे जब से वो बहुत छोटा था, किसी ने आज तक उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करी। पर ये लड़की, इसमें कुछ तो अलग है। इससे पहले वो अपने सपनों में खो पाता उसकी मॉम अंदर आ जाती है और बोलती है यही केक था ना जो तुमने आज तक दिया था, ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, मुझे लगता है वो कोई परेशानी में है। और सच में आयशा परेशानी में थी। वो दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और आसपास कोई भी नहीं होता। आयशा उनसे बोलती है प्लीज मुझे जाने दो, पर वो
उसकी बात नहीं सुनते। दूसरी तरफ भागते हुए आ रहा था रिंतारो, इसी उम्मीद में कहीं वो ज्यादा लेट न हो जाए। वो उसे आसपास देखने लगता है, तभी उसे आयशा की आवाज आती है और वो देखता है दो लड़के उसे परेशान कर रहे थे। वो उनके बीच में जाने ही वाला था, पर वो रुक जाता है उनका जवाब सुनने के बाद। जब वो दो लड़के कहते हैं क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर आयशा मना कर देती है। तब एक लड़का बोलता है मुझे लगा ही था, तुम दोनों बिल्कुल अलग हो और तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब चुपचाप बताओ तुम उसके पास क्या कर रही थी। रिंतारो उन्हें देखते ही समझ जाता है ये वही दोनों लड़के हैं जो कल रात इसके दोस्त को भी तंग कर रहे थे। रिंतारो अभी भी उनके पास नहीं जाता, वो अभी भी उनकी बातें सुनता है। क्या तुम्हें पता भी है वो कितना बुरा लड़का है? तुमने उसकी शक्ल भी देखी है, और चलो मान लो वो दिखने में अच्छा भी होता, तुम जानती हो वो किस स्कूल में पढ़ता है? वो तो पूरा स्कूल ही शैतान का है। इस बार भी रिंतारो अपने आप को ही दोष देता है। वो कहता है वो दोनों लड़के सही बोल रहे हैं, मैं ऐसे ही स्कूल में पढ़ता हूँ तो मुझे उदास नहीं होना चाहिए। वैसे भी सारे लोग इसे ही दोष देते हैं और ये भी अपने आप को दोष देता है। फिर रेंतारो एक ऐसी चीज सुनने वाला था जो उसके मॉम के अलावा उसने किसी और के मुंह से नहीं सुनी थी। फिर आयशा बोलती है क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुमने कभी भी उसके साथ टाइम स्पेंड किया है? क्या तुमने उसके साथ बैठ के केक खाया है? अगर नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो बुरा इंसान है? मैंने उसके साथ बैठ के बात करी है और तुम्हें भी करनी चाहिए, तब तुम देखोगे वो कितना अच्छा इंसान है। अगर वो तुम्हें अच्छा नहीं भी लगता तो कोई बात नहीं, कम से कम उसके बारे में बुरा तो मत बोलो। तुम उसे बुरा नहीं बोल सकते उसे बिना जाने। अगर तुम बुरे लोगों की बात कर रहे हो तो तुम अपने आप को क्या कहोगे जो अकेली लड़की को इस तरह परेशान कर रहे हैं, वो भी इतनी रात में? इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने तुमसे घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। उसका आपा पार हो चुका था। वो बोलता है तुम सुंदर तो हो लेकिन तुम जुबान भी बहुत चलाती हो। तभी वो उसके ऊपर मारता है बहुत जोर का पंच। तभी वहां पर आ जाता है रिंतारो और उसके सर से निकलने लग जाता है खून, हालांकि घूंसा उसके पेट में मारा था। फिर वो उन्हें घूरते हुए बोलता है क्या तुम्हारा हो गया? पहले के जैसे वो वहां से भाग जाते हैं। तभी आयशा पैनिक में बोलती है तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है, और वो उसे बार बार सॉरी बोलने लगती है कि ये मेरी गलती है। रिंतारो कहता है उनके घूसे से तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, दरअसल मैं इतनी स्पीड में आया कि मेरा सर दीवार से लग गया। पर फिर भी वो माफी मांगती है, तब भी ये मेरी वजह से हुआ है। फिर से वो बार बार सॉरी बोलने लग जाती है। फिर रेंतारो मजाक में बोलता है अगर मुझे पता होता कि तुम अपने आप को इतना ब्लेम करने लग जाओगे तो मैं दीवार में सर मारने के बजाय मैं उनका पंच ही रोक लेता। लेकिन आयशा को समझ में नहीं आता इसने ऐसा क्यों किया। फिर वो उससे बोलती है अगर तुम उसका पंच रोक सकते थे तो तुमने रोका क्यों नहीं। फिर वो कहता है ये मेरी सजा थी, तो उन लड़कों ने तुम्हें परेशान इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझसे बात करी। फिर ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने का खेल खेलने लग जाते हैं। फिर वो उसका खून साफ करते हुए बोलती है मुझे समझ में नहीं आता लोग तुमसे इतना डरते क्यों हैं। अगर वो मेरी नजर से देखे तो तुम एक काइंड सोल हो, कोई लकी ही होगा जिसे हक होगा तुम्हें अपना दोस्त कहने का। ऐसी बात आज तक रेंतारो को किसी ने नहीं कही थी, पर ऐसा नहीं है कि वो दिखावे के लिए बोल रही थी। वो लोगों को झूठ आसानी से पकड़ सकता था। उसे यकीन नहीं होता इतने अच्छे इंसान भी होते हैं। उसकी नजर में तो ये इंसान थे ही नहीं, जैसे ये एक एंजल हो जो एक इंसान का रूप लेके यहाँ आई है। फिर रेंतारो उसे खुद छोड़ने जाता है स्टेशन पर। फिर वो कहता है अपना ध्यान रखना।